हेलो गाइस, दिस इज एपिक्स और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास सिक्स हिस्ट्री का चैप्टर फोर। और जैसे कि आप देखते आ रहे हैं, चैप्टर वन में हमने पढ़ा कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में कैसे कैसे प्रोग्रेस हो रही थी इंडिया में। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कैसे प्रोग्रेस कर रहे थे। और हमने समझा कि चैप्टर टू में हमने देखा जो कि फ्रॉम हंटर गैदरर्स थे, जो उन्होंने क्रॉप प्रोडक्शन की नॉलेज उन्होंने कैसे गेन करी, धीरे धीरे उन्होंने कैसे प्रोग्रेस करी। थर्ड चैप्टर में इन द अर्लीस्ट सिटीज़ में हमने देखा कि कैसे कैसे जो फर्स्ट सिटीज़ थी वो कैसे स्टैब्लिश थी, उनका वे ऑफ लिविंग कैसा था। और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेस के बारे में भी जाना, पेलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एजेस के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। बिकॉज हिस्ट्री का अच्छी तरह से और जानना है तो जो हिस्ट्री में लिखी गई हैं बुक्स हैं और जो ब्यूरियल्स हैं, जो भी यहाँ पे बुरियल्स होते हैं जहाँ पे भी कुछ को गाड़ा गया हो, किसी को मार के गाड़ दिया हो, बुरियल्स कोई भी एक साइट हो गई, जगह हो गई, वहाँ पे उसके बारे में रिसर्च करके नॉलेज गेन करना। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर शुरू होता है, एक मैरी है, वो लाइब्रेरी में जाती है। उसकी टीचर पूरी क्लासमेट्स को कहती है कि आप मेरे को सब फॉलो करो। वो सब एक लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पे वो देखते हैं कि कई सारी किताबें पड़ी हुई हैं, अलग अलग सेट ऑफ वॉल्यूम्स हैं, बहुत मोटी भी हैं बहुत पतली भी हैं। तो उन सबको देख के सब अमेज हो जाते हैं कि ये सब क्या है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो समझ ही रही हैं। तो इतने में उनकी एक टीचर कहती है, दैट कपबोर्ड हैज़ वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजन्स। डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास? व्हाट आर वेदास? मैनी वंडर, लेट अस फाइंड आउट। तो ये हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों, कि हम इंग्लिश में जब भी बोलते हैं तो लास्ट में आ लगा देते हैं, ऐसे जैसे वेद्स को हम वेद इंग्लिश में वेदास बोलते हैं, और जैसे हम हिंदी में बोलते हैं तो वेद बोलते हैं। तो ये डिफरेंट होता है थोड़ा। और वेदा जैसे कि हमें बेसिकली, या कोई हिंदू रिलीजन से या फिर कोई सनातन धर्म को फॉलो करता है तो वो जानता है कि हमारे वेद चार होते हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होता है। सबसे जो कहा जाता है कि ऋग्वेद जो ओल्डेस्ट वेद है वो ऋग्वेद है, जो कि करीब 3500 साल पहले लिखा गया था। अब ये बस इसके एविडेंस मिले कि 3500 साल पहले लिखा गया था, पर इसका देखा जाए तो कई और साल पहले इसका वर्णन भी मिलता है कि काफी पहले वेद लिखे गए थे। और इनको लिखा बहुत बाद में गया था। इनको सबसे पहले जो गया है वो हर्ड किया गया था, मतलब कि इनको सुना गया था। एक कोई अपने गुरु होते थे, वो अपने शिष्यों को बोलते थे और तब उनको समझाते थे। इसका कोई रिटर्न कॉन्टेक्स्ट नहीं होता था कि वेदों का, इन सब की जानकारी रखते थे मेजरली ब्राह्मण्स, और जो भी साधक, जो भी स्पिरिचुअल लाइफ, एक उसमें मॉन्क्स लाइफ जीते हैं, उन सबको इसका ज्ञान होता था। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1,000 हिम्स कॉल्ड सुक्ता और वेट्स है। हिम्स मतलब कुछ भी प्रेज हो गया, कुछ लाइंस हो गई जो भी यूज की जाती थी उस पे। और सुक्त कहते हैं उनको, और वेल सेड। दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेसेस। दीज गॉड्स आर स्पेशली important: अग्नि, द गॉड ऑफ फायर; इंद्र, अ वॉरियर गॉड; एंड अ सोमा, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशली ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड। तो इन सब ऋग्वेदों में, और अलग अलग डिफरेंट जो वेद हैं, उन सब वो किसी अलग अलग कैटेगरीज को बताते, शो करते हैं, जिसमें कई इसमें देखा जाता है कि जो गॉड्स हैं, और कुछ जो रिवर्स हैं, और जो जिसमें बेसिकली यहाँ पे देखा गया है अग्नि, द गॉड ऑफ फायर; इंद्र जो है वो वॉरियर गॉड; और एक सुमाइक प्लांट होता है जिसके वो एक ड्रिंक प्रिपेयर होती है, वो ऋषि मुनि उसको यूज करते थे। इन सब चीज़ों के बारे में लिखा जाता है। और इन सबको लिखने वाली जो लैंग्वेज होती थी वो पहले ओल्ड वैदिक संस्कृत होती थी। जो आज हम संस्कृत पढ़ते हैं वो वाली संस्कृत नहीं होती थी, ओल्ड वैदिक संस्कृत होती थी, और थोड़ी डिटेल्ड होती है, थोड़ी और टफ होती है। और इस चीज़ में इसको लिखा जाता था। और जो भी ये हिम्स हैं, सुक्त हैं, ये इन सबको ऋषि लिखते थे, जो इनके ज्ञान रखते थे, और जो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते थे, मेडिटेटिव स्टेट में जाके इन सब का ज्ञान लेके वो इन सबको लिखते थे। लिखते भी नहीं थे, इनका नॉलेज गेन करते थे। The Rigved is the old or Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit you learn in school these days. आगे हम पढ़ते हैं संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज। इसमें हमें लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली नोन एज इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। जो अलग अलग प्रकार से, जैसे हम असमी कोई बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई कश्मीरी बोलता है, कोई एशियन लैंग्वेज अलग अलग जो है, पर्शियन, मेरे ये सब एक फैमिली ट्री है एक लैंग्वेज का। एक लैंग्वेज फैमिली ट्री में आते हैं ये सब, और वहाँ से इन सब का आगे जो है प्रोग्रेस हुई थी। जैसे कि अगर आप देखें, मात्र
जो संस्कृत में बोला जाता है माँ, जो हिंदी में बोला जाता है मदर, जो इंग्लिश में बोला जाता है, तो हल्का सा आपको बोलने में, प्रोनाउंस करने में एक सिमिलैरिटीज दिखती है, जो हमें दर्शाती है कि जो भी लैंग्वेजेस थे वो एक ना कहीं फैमिली ट्री थे, एक तरह से हम देखा जाए तो, और उसका ये सब पार्ट है। और जैसे कि फॉर दोज इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द Tibeto Burman family, Tamil, Telugu, Kannada, and Malayalam belong to the Dravidian family, and the language spoken in Jharkhand are parts of central India belong to the Austro-Asiatic family। तो ये भी इंडिया को एक तरह से पार्ट्स में डिफाइन कर दिया गया है। जो ऋग्वेद है वो, हाँ, वही बात है, द ऋग्वेद was recited and heard rather than read. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. उसको लिखा जो गया था वो बहुत पहले गया था, और उसको जो प्रिंट किया गया था वो भी 200 साल पहले इसको प्रिंट किया गया है। अब ऋग्वेद को पढ़ने का तरीका क्या है? जैसे हिस्टोरियंस धीरे धीरे उस लैंग्वेज को भी समझते हैं जिस लैंग्वेज में वो लिखी जाती है। वैदिक संस्कृत को वो पहले खुद सीखते हैं, फिर उन हिम्स को वो एनालाइज करते हैं कि किस वे में और किस चीज़ को लेकर लिखी गई। तो इसमें एक सर्टेन हमको चीज़ देखने को मिली कि जो ऋग्वेद और जो भी है उनमें जैसे कि नेचर से रिलेटेड चीज़ें, एनिमल्स, रिवर्स, और जो भी आपके रेनिंग वेनिंग, इन सब नेचुरल एक आपकी जो भी चीज़ें होती थी उनको ये यूज़ करते थे, और हिम्स में यूज़ करते थे एज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। वो इसको इसको दर्शाते थे कि हमारे लिए जो घोड़े होते हैं, जो उनके लिए गाय भैंसें होती है, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती थी, जिसके बारे में हम आगे पता भी चलेंगे। They examine written source as well. Let us see how they study Rigved. Some of the hymns in the Rigved are in the form of dialogues. This is the part of one such hymn, a dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers, Byas and Satluj, that were worshipped as goddesses. विश्वामित्र कौन थे? अगर आप जनरली आपको पता हो, एक ब्रह्म ऋषि थे। इन्होंने इंटेंस अपनी तपस के कारण ब्रह्म ऋषि का वो जो औदा है वो पाया था, और इन्होंने गायत्री मंत्र का उल्लेख इन्होंने किया है ऋग्वेद में। और जो आपकी क्या कहते हैं, ब्यास और सतलुज हैं, जैसे कि ये आपका इंडिया का पार्ट है, और ये आप देखते हो। तो ये जो इंडस जो आपके इंडस है, इससे जो इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं अलग अलग, तो यहाँ से एक सतलुज और ब्यास नदी है जो यहाँ पे जाती है, और ये आपका इंडिया है ऐसे आप देखें तो। सो अगर आपको थोड़ा आइडिया लग रहा हो, इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसी में ये ब्यास और सतलुज आती है। आगे हम बढ़ते हैं। तो उन्हीं के बारे में डायलॉग चला है, उसको हम थोड़ा पढ़ेंगे। ये मैन्युस्क्रिप्ट और ऋग्वेद से लिया गया है, और ये मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में हमने पढ़ ही लिया है, और ये करीब 150 साल पहले कश्मीर में पाया गया था। इसको हम पढ़ते हैं। विश्वामित्र कहते हैं, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, लाइक टू शाइनिंग काउस दैट लिक देयर calves। तो वो रिवर्स को बोलते हैं कि आप इतनी अच्छी दिखती हो, इतने जब घोड़े भागते हैं और इतने अच्छे लगते हैं, और जो गाय भैंस उतने अपने काफ्स को चाटती हैं, तो उस तरह से इन्होंने इसको दर्शाता है कि उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे हॉर्स, कैटल, और जो भी चीजें हैं उनके लिए। आगे हम बढ़ते हैं। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्र, यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर। तो एक तरह से रिवर्स को प्रेज कर रहे हैं, एक तरह से एक रिक्वेस्टिंग वे में प्रेस कर रहे हैं उनको। और फिर रिवर्स कहती है, वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस, वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप, व्हाई डू यू प्रे टू अस ओ स्टेज। और ये अपने रिवर्स पूछती हैं इनसे कि आप हमसे ऐसे इतने उसमें प्रेजिंग वे में क्या चाहते हैं आप हमसे। Vishwamitra said, "O sister, please listen to me. The singer who has come from a distance with his chariots and carts, let your water not rise above our axle, so that we can cross safely." The rivers said, "We will listen to your prayers so that you can cross safely." तो ये डायलॉग के एक तरीके से हिम्स लिखे जाते थे, और इन सब वेदों में इन सब चीज़ों को पढ़ा जाता था, और गुरु अपने शिष्यों को इनको और डिटेल्ड वे में, अंडरस्टैंडिंग वे में समझाते थे। Historians point out that this hymn was composed in the area where these rivers flow. They also suggest that the sage lived in a society where horses and cows were valued animals. This is why the rivers are compared to horses and cows.
सो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, डू यू थिंक चैरिट्स वर आल्सो इम्पोर्टेंट? यस, बिल्कुल। गिव रीजन फॉर योर आंसर, रीड द वर्सेस एंड फाइंड आउट वेयर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर मेंशन। तो चैरिट्स तो इनमें बात कही कि इम्पोर्टेंट होते ही थे, और जो जब वॉर होती थी तो चैरिट्स की एक इम्पोर्टेंट भूमिका होती थी, जिसमें राजा या महाराजा इम्पोर्टेंट सिपाही भी होते थे, वो चैरिट्स लेके चलते थे। Other rivers, especially the Indus and its tributaries and the Saraswati, are also named in the hymns. The Ganga and Yamuna are only named once. आगे हम पढ़ते हैं, कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। तो इसी के बारे में बात करिए कि क्या इंपॉर्टेंट थे। देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल, चिल्ड्रन, स्पेशली sons and horses were yoked to chariots that were used in the battles which were fought to capture battle. Battle were also fought to land for land which was important for pasture for growing hardy crops that ripen quickly. Such as barley, some battles were fought for water and to capture people. Some of the wealth that was obtained was kept by leaders, some was given to the priest, and the rest was distributed among people. Some wealth was used for the performance of yagna or sacrifice, and the offerings were made into this fire. तो बताते थे कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जैसे पहले हम देखते हैं राजा होते था, वो जो प्रीस्ट होते थे, ब्राह्मण जो होते थे, पूजा पाठ करने वाले लोग, उसमें बंटता था, और राजा में बंटता था, और थोड़ा बहुत जो भी लास्ट में बचता था वो प्रजा के लिए यूज किया जाता था। और बाकी इसमें बताते हैं कि यज्ञ होते थे अलग अलग वेरियस प्रकार के, जिसमें कई बार सेक्रीफाइसेस दिए जाते थे। और ये यज्ञ किसके लिए होते थे? गॉड को प्रेस करने के लिए, गॉड को खुश करने के लिए। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट, जैसे वो अपना क्रॉप प्रोडक्शन का यूज करते थे, घी वगैरह उसमें सेक्रीफाइस किया जाता था, और कभी कभार एनिमल्स को भी सेक्रीफाइस किया जाता था। These were meant for goddess. आगे पढ़ते हैं, most men took part in these war. These was not regular army, but they were assemblies where people met and discussed matter of war and peace. They also choose leaders who were often brieful and skillful. जो इसमें डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, जब यहाँ पे राजा चुनने की बारी होती थी, तो वो एक तरह से वोटिंग सिस्टम, या फिर आप कह सकते हैं एक चूज करते थे कुछ सेट ऑफ मेंस, ब्रेव मैन, जो भी बैठ के बातचीत करके चूज करते थे कि राजा कौन बनेगा। ऐसा नहीं होता था कि जो उनका बच्चा है वो सक्सीड कर लेगा उस पद को। ये चीज हमको नहीं देखने मिलती। और there were several ways of describing people in terms of work they do, the language they speak, the place they belong to, the family, their communities, and cultural practices. सो अलग अलग वे में लोगों को कैटेगराइज किया जाता है, जो काम जो करते हैं। आज भी आप देखते होंगे जो अलग अलग काम लोग करते हैं, कोई कारपेंटर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, तो जो जो उसका निर्धारित काम है उसके बेसिस पे उनको डिस्क्राइब करना। तो कहाँ वो काम करते थे, अगर वो राजघराने में काम करते थे तो वो थोड़े वीआईपी पर्सन्स थे, अगर वो किसान थे तो अलग उनका ओहदा होता था, ट्रेडर्स अलग ओहदा होता था। तो अलग अलग सेक्ट ऑफ पीपल्स होते थे जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे। सो आगे हम देखते हैं, लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेद। सो ऐसे कौन कौन से शब्द थे जो ऋग्वेद में यूज किए गए थे उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। सो डिस्क्राइब करने के लिए आप उस यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइस्ट होते थे, समटाइम्स उनको ब्राह्मण्स बोला जाता था, और जो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे उनको राजा बोला जाता था। और जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया, दीज राजास वर नॉट लाइक द वंस यू विल लर्निंग अबाउट लेटर। They did not have capital cities, palaces, or army, not they collected taxes. Generally, sons did not automatically succeed father. तो राजा की पर्टिकुलर वीआईपी भूमिका तो थी, पर जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनके पास एक कैपिटल सिटी नहीं होती थी, उनके पास बड़ी आर्मीज नहीं होती थी, और टैक्सेस कलेक्शन के लिए इतना वो भी नहीं था सिस्टम उनके पास। और उनके बच्चे जो थे वो डायरेक्ट सक्सीड नहीं कर सकता था उस पद को, एक अलग सिस्टम फॉलो किया जाता था इस राजा बनाने में। सो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है इसे। Read the previous section once more and see whether you can find out where the Raja, what the Rajas did. तो प्रीवियस सेक्शन हम देखते थे कि राजा का थोड़ा अलग ओहदा होता था, वो कलेक्ट भी करता था टैक्स, और लोगों का बात भी सुनता था, और उसका जो बेटा होता था वो नॉर्मली सक्सीड करता था उसको कि वो अगला राजा बनेगा। और यहाँ पे हमें जो देखने को मिलता है एक वर्ड, जन। अब जैसे कि हम आज भी यूज करते हैं जन प्रतिनिधि, तो जन होते हैं जो लोग, नॉर्मल लोग जो होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, उनके लिए वर्ड पहले यूज किया जाता था। और जिसमें दूसरा वर्ड है विश्व। तो द ये वर्ड आता है वैश्य से, द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश्व। You will learn about Moses in chapter 5. और जो several विश और जना mentioned by their name, so we find reference to the पुरजना और विश, the भारत जन और विश। तो उनको पुरुष जना बोलते थे, भारत जन बोलते थे, और भारत विश, पूर्व विश, और द यदु जना और विश। तो ये कॉमन लोगों के लिए वर्ड्स यूज किए जाते थे उस टाइम पे।
और जो लोग हिम्स को कंपोज किया करते थे उनको आर्यंस बोला गया है यहाँ पे। और उनके अपोनेंट जो भी मतलब उनके विपरीत लोग होते थे उनको दास बोला गया है। और दास का मतलब सिंपल सा मीनिंग होता है स्लेव। These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. Later, the term dasa comes to mean slaves. स्लेव्स व वुमेन एंड मैन, सिंपल सी बात है, स्लेव जो भी वॉर में हारे हुए लोग थे और उनके बीवी बच्चों को या फिर छोटे नौ कॉमन लोगों को उठा लिया जाता था जबरदस्ती और उनको अपना स्लेव बना लिया जाता था। पहले के टाइम पे ये होता था, स्लेव को बेचा भी जाता था, एक तरह से वो ट्रेडिंग सिस्टम में आते थे, लोगों को करते थे। They were treated as the property of their owners who could make them do whatever work they wanted. While the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent, there was other development elsewhere. Let us look at some of the. अब जैसे हमने ऋग्वेद एक तरह का बुक्स का पार्ट हो सकता है किसी भी सेक्ट का, उससे हमें हिस्ट्री का पता चलता है। अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी साइट्स थी बुरियल्स की जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। जो मेगालिथ्स क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक तरह से मेगालिथ्स आप समझ लिए बुरियल्स की साइट है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। इसको हम समाधि भी बोलते हैं हिंदी में। और यहाँ पे आप नॉर्मली देखोगे तो एक यहाँ पे पहले पिट डग किया जाता था जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, उसके आसपास पत्थरों बिछाए जाते थे, फिर बड़े बड़े पत्थरों से उसको और सर्कुलर वे में उसको फिर एक फॉर्मेशन पॉइंट की जाती थी और बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे ताकि और वो खड़े पोजीशन में लगाते थे इरेक्टिंग वे में, ताकि बाद में अगर कभी वो उनको रिकॉग्नाइज करनी हो कि हमने उनको ऐसा कहाँ उनको दफनाया था, कहाँ उनकी समाधि लगाई थी, तो हमें इजीली फाइंडेबल हो। तो ये है, थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं। once minute wait a minute। These stone boulders मतलब बड़े बड़े पत्थर are known as megaliths. These were carefully arranged by people and were used to mark burial sites. The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the Northeast and Kashmir। तो थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या था। अगर आप देखें सो ये अगर एक सिंपल सा इंडिया में बनाऊं तो डेक्कन का पार्ट यहाँ हो जाता है, साउथ इंडिया यहाँ हो जाता है और नॉर्थ ईस्ट आपका ये वाला पार्ट हो जाता है, ये वाला पार्ट हो जाता है और कश्मीर आपका ये वाला पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये मेगालिथ्स का जो प्रचलन था वो था, यहाँ पे लोग ऐसे इस वे में दफनाते थे और एक मार्क करते थे जगह को कि कहाँ पे वो उन्होंने क्या हमसी समाधि लगाई हुई है। और करीबन 3000 साल पहले ये चलती थी। Some important megalith sites are shown on map 2. While some megaliths can be seen on the surface of the other megalith burials are often underground. और समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड ए सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स। वही सिंपल बात, आर्कियोलॉजिस्ट को एक सर्कुलर वे में ये मिलते थे और ये दर्शाता था कि वो उस जगह को रिकॉग्नाइज कर सके बाद में भी कि हमने उनको कहाँ दफनाया है, क्या किया है। और जो मेगालिथ्स थे इस टाइप के उनको सिस्ट बोला जाता है, जैसे कि दिस टाइप ऑफ मेगालिथ्स नोन एज सिस्ट। सम सिस्ट लाइक द वंस शोन हियर हैव पॉट होल्स व्हिच कुड हैव बीन एंट्रेंस। तो पॉट होल्स क्यों होता था, नॉर्मली शायद किसी और को दफनाने के लिए भी, कभी कभार हम आगे हम पढ़ेंगे भी कि किसी किसी बुरियल्स में दो दो लोगों को भी दफनाया हुआ है, तो हो सकता है पॉट होल्स इसलिए भी हो, कभी किसी और को भी दफनाना है तो उसके लिए भी वो यूज करे जाते थे। और there were several things that people did to make megaliths. We have made a list here. Try and arrange them in a correct order. तो यहाँ पे कुछ हमको चीज़ें दी गई हैं तो हमें उनको करेक्ट ऑर्डर में बैठाना है ताकि हमें पता चले कि मेगालिथ्स कैसे होते थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले डिगिंग पिट्स इन अर्थ। पहले हम गड्ढा करेंगे, फिर उसमें मरे हुए आदमी को दफनाएंगे, फिर उस पर्टिकुलर स्टोन को फाइंड करेंगे, फिर उन स्टोन को ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर उनके बाद में उनको शेप देंगे और उनको शेप में लाके उसके आसपास बड़े बड़े बोल्डर्स जो भी है और उसको रख देंगे, ब्रेकिंग बोल्डर्स। आगे चलते हैं। अब जैसे कि हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा है कि बुरियल साइट्स में हमने देखा है, देखिए कि वहां पे लोग कुछ ना कुछ दफनाते, जैसे हम पहले अर्ली भी ह्यूमंस में होते थे वो कुछ ना कुछ दफना देते थे उनके साथ, तो आफ्टर लाइफ में वो बिलीव करते थे। वैसे ही यहाँ पे भी हमको देखने को मिला है। All these burials have some common feature. Generally, the dead were buried with distinctive pots, which are called black and red ware.
Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeletons of horses और हॉर्स इक्विपमेंट्स एंड ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन। जैसे हम देख सकते हैं हॉर्स की इक्विपमेंट एक एक्सिस है और एक डैगर है। डैगर एक चाकू होता है छोटा सा। सोशल डिफरेंसेस जैसे कि आज भी हम सोशल डिफरेंस तो देखते हैं थोड़े बहुत। जैसे पहले जमाने में होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट द ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव। अब जैसे कि किसी की समाधि में या फिर कोई भी बुरियल साइट्स में अगर बहुत ज़्यादा सामान है जैसे कुछ ज़्यादा सोना वोना ज़्यादा है और कुछ एनिमल ज़्यादा है तो इसका मतलब पता लगाता है तो थोड़ा वो रिच पड़ सकता है। अभी कोई वीआईपी पर्सनैलिटी थी और वैसे ही किसी और के अगर बुरियल साइड वो देखते हैं वहाँ पे इतना सारा सामान नहीं होता था तो इससे अंदाजा लगाया जाता था कि ये एक नॉर्मल पर्सन का बुरियल साइट है समाधि है। तो ये बताता है उस टाइम पे भी स्टेटस अमंग्स द पीपल हु वर ब्रीड सम वर रिच अदर्स पुअर सम चीफ्स अदर फॉलोअर्स where some burial spot means for certain family. Sometimes megaliths contain more than one skeleton. वही हम बात कर रहे थे पहले भी कि वहाँ पे वेंट क्यों होता था। यहाँ पे कई मेगालिथ्स में अलग दो दो स्केलेटन भी पाए गए हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। These indicates that people perhaps belonging to the same family were buried in the same place through not at the same time. The bodies of those who died later were brought to the grave through the potholes, stone circles, or boulders placed on the surface, probably served as sign spots to find the burial site, so that people could return to the same place whenever they wanted. So ये इसके बारे में पढ़ना थोड़ा पढ़ लीजिए आप, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। स्पेशल बुरियल एट इनाम गांव। इनाम गांव की हम कहानी सुनते हैं। जो इनाम गांव है वो रिवर गॉड और ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा है। अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो जैसे कि ये इंडिया मैंने छोटा सा ऐसे बना दिया है तो भीमा कहीं यहाँ पे ऐसे पड़ती है। एक सेकेंड। हाँ अगर मैं इसको लूँ तो कहीं मेरे ख्याल से अगर गलत नहीं हो तो भीमा ऐसे यहाँ पे कोई रिवर है यहाँ पे पड़ती है भीमा। It was occupied between 3600 and 2700 years ago. Here, adults were generally buried in the ground, laid out straight, with their head towards north. तो यहाँ पे एक डिफरेंट चीज देखने को मिली कि जो उनका हेड होता था वो नॉर्थ की साइड लिटा हुआ साइड होता था और sometimes burials are within the houses. Vessels that probably contained food and water were placed with the dead. तो घरों के आसपास या उसके अंदर ही वो burials होते थे, मेगालिथ्स होते थे। One man was found buried in a large four-legged clay jar in the courtyard of five-room house, one of the largest house at the site in the center of settlement. This house also had a granary. The body was placed in cross-legged position. तो ये एक साइट के बारे में बताया गया है। व्हाट स्केलेटन स्टडी टेल अस। तो एक इसमें यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको एक बॉय और गर्ल के स्केलेटन के बीच में डिफरेंस पता करना हो तो आप कैसे करेंगे। एक ये जनरल आइडिया होता है कि गर्ल्स ज्वेलरी ज़्यादा पहनती हैं तो इसके बेसिस पे भी पहले हम सोच सकते हैं। पर अगर कोई रिच पर्सनैलिटी या वीआईपी पर्सन है और उसने ऐसा भी हो सकता है कि वो भी गोल्ड पहनता हो और पर इसके बेसिस पे तो नॉर्मली हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं। तो बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि मैं आपको बताता हूँ। जो बॉय और गर्ल के स्केलेटन डिफरेंस ये होता है जो गर्ल्स का पेल्विक रीजन होता है वो लार्ज थोड़ा सा बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि अगर उनको चाइल्ड बेयरिंग के लिए वो एरिया नेचुरली बड़ा होता है और हिप बोन साइड वो एरिया होता है वो नेचुरली बड़ा होता है। जैसे ड्रॉ करके बताऊँ आपको। ये कोई गर्ल है तो हिप बोन साइड का जो एरिया है ये नेचुरली थोड़ा सा बड़ा होता है प्रेगनेंसी के लिए या किसी के लिए ये हेल्पफुल होता है। ये डिफरेंस हमें यहाँ देखने को मिलता है। अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। और इस यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है जैसे कि अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ अ skeleton इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। द हिप और pelvic एरिया ऑफ अ वुमन इज जनरली लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बेयरिंग। बस। और आगे हमें यहाँ पे चरक जी के बारे में बताया गया है। चरक संहिता जो उन्होंने लिखी थी वो मेडिस बुक है मेडिसिन के ऊपर जो कि उन्होंने 2000 साल पहले लिखी थी। और इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमारे बोन्स हमारे बॉडी में 360 बोन्स होती हैं
और बल्कि और मॉडर्न एनाटॉमी में बताया जाता है कि 200 बोन होती हैं, पर इन्होंने हमारी जो क्या कहते हैं टीथ जॉइंट्स और कार्टिलेज को मिला के 360 बोन्स बताई थी। तो ये दर्शाता है कि किस लेवल पे उस टाइम पे लोगों की नॉलेज थी, कि वो इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग रखते थे कि हमारे बॉडी में कितने बोन्स हैं। इस वजह से चरक संहिता एक इम्पोर्टेंट बुक है मेडिसिन के तौर पर। एज फॉर इंडिया ये बहुत प्राउड की चीज़ है कि हमारे हिस्ट्री में इतने डिटेल्ड वे में लोगों ने स्टडी कर रखी थी, और वो इतने नॉलेज रखते थे कि कैसे चीज़ों को समझना है, कैसे चीज़ों को परखना है। Occupation in Inamgaon, the last paragraph. Archaeologists have found seeds of wheat, barley, rices, pulses, millets, peas, and sesame. Bones of a number of animals, many bearing cut marks that show they have been used as food, or have also been found. These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horses, ash मतलब गधा, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, hare, and mongoose. Besides were crocodile, turtle, crab, and fish. There is evidence that fruits such as bear, amla, jamun, dates, and a variety of berries were collected. जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो खाते थे, वो इनटेक करते थे, उसके बारे में थोड़ा बताया गया है। और क्या उगाते थे उसके बारे में ये था। कुछ वर्ड्स हैं जैसे वेद, हमने आपको बता ही दिया है, 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, 4 तरह के वेद होते हैं। और फिर लैंग्वेज कौन कौन से वो उसमें यूज़ करते थे। हिम, जो कि वो इसमें कंपोज करते थे। चैरियट, जो घोड़े वाली सवारी होती है। सेक्रीफाइस जो दिया जाता है, राजा से मेगालिस, कुरियल, स्केलेटन, आयरन, ये सब आपको मेरे ख्याल से अच्छी नॉलेज होगी। और ये मैचअप से आप कर सकते हैं, जैसे सुक्ता का सिंपल वेल सेड हो गया। चैरियट्स का ये, हाँ, चैरियट्स का आपका यूज इन बैटल्स हो गया। यज्ञ हो गए, सेक्रीफाइस। और दास हो गए, स्लेव। और मेगालिस हो गए, स्टोन बोल्डर। सो आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं, ये बहुत इजी है, मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और अगर आपको कुछ भी समझना हो या करना हो, और मेरे को कोई फीडबैक देना हो, आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप मेरे को उसमें बता सकते हैं कि आपको क्या गलत लग रहा है या क्या अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।